जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ Old life वाइब्रेंट इन while in एवरी एटम। every item, ओ हिडन लाइट O hidden light शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature, ओ हिडन लव O in love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each who May is who feels himself himself as one with thee as one with thee, know he is know he is also also one with one we every other. every other. थैंक। तो अभी हम आ गए थे पेज नंबर 7 पर है। ओके। तो गुड विद्या की दूसरी आधारभूत शिक्षा इधर तक आए थे। इधर रुके थे। गुड विद्या की दूसरी आधारभूत शिक्षा ये है कि हमारा जो सौर मंडल दूसरा पैराग्राफ है, नहीं तो पहले पैराग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको खत्म करेंगे आज। ये पेज नहीं खत्म नहीं हो गए, चालू हो गया। बहुत बढ़िया है। बढ़िया है सर बस। यस। गुण विद्या के अनुसार हम अपने आसपास जिस जीवन को व्यक्त होना देखते हैं वह एक परम दिव्य सत्ता या तत्व के प्रकट हुआ है। अपनी समस्त संभावनाओं को विकसित करके वह फिर अपने उसी दिव्य सूत्र में मिल जाएगा। जिन समस्त गुणों और शक्तियों की कल्पना हम दिव्य पूर्णत्व में करते हैं वे सुप्त या बीज रूप में उस समय भी विद्यमान रहती है। जब जीवन अपने दिव्य सूत्र से प्रकट होता है ठीक इसी तरह जैसे बीज में पेड़ छिपा रहता है। विकासवादी कारणों के माध्यम से प्राप्त ब्रह्म बाह्य संपर्कों तथा अंतर में से ईश्वरीय संकल्प शक्ति के निरंतर दबाव में परिणाम स्वरूप ये शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती और कार्य करती है। पूर्णत्व की प्राप्ति पर जीवन सचेतन होकर जो जब फिर दिव्य स्वरूप में लय होता है तब पूर्णत्व की उस अवस्था से संबंधित सभी गुण और शक्तियां उसमें पूर्णता अभिव्यक्त होती है। गुण विद्या की दूसरी आधारभूत शिक्षा यह है कि हमारा जो सौर मंडल विकास के लिए एक विशाल मंच है उसकी रचना सप्तगुणी है। जिस स्थूल जगत को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं उसमें अंतर्व्याप्त अधिकाधिक सूक्ष्म तत्वों वाले 6 जगत और है। थियोसॉफिकल साहित्य में इन्हें लोक कहा गया है। जगत और लोक कहा है और इस इनमें नाम निश्चित है। स्थूल जगत में से अगला लोक जिसमें हम सोने पर तथा मृत्यु के पश्चात जाते हैं वो भूर लोक या वासनामय लोक है। तो हम इसको है ना लिख सकते हैं। उसको एस्ट्रल प्लेन कहलाता है। ये लोक हमारी अनुभूतियों वासनाओं कामनाओं और भावनाओं से संबंधित है। अगला उच्च लोक जिसमें हम 2 जन्मों के बीच का अधिकांश समय बिताते हैं और मनोलोक या स्वर्गलोक कहलाता है। यह हमारे विचारों से संबंधित है। फिर आते क्रमशः बुद्धिक आत्मिक अनुपादक और आदि लोग। ये हमारे आत्मिक और नित्य शाश्वत सत्ता से संबंधित है और उन हमारे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों के सूत्र है। मनुष्य और वास्तव में विभिन्न रूपों में व्यक्त समय जीवन एक प्रकार से सौर मंडल के सभी 7 लोकों से संबंध है। परंतु इस समय मनुष्य तक ही अपने को सीमित रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सभी लोगों में उसकी चेतना का एक एक कोश या शरीर है। उच्चतम लोक पर ईश्वर का जीवन ही है, उसके जीवन का मूल है। विभिन्न श्लोकों में संबंधित सभी कोशों में वही जीवन उस सर्व समावेशक केंद्र से प्रवाहित होता है। दिव्य चेतना की एक किरण विभिन्न लोगों
के आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। वही किरण इन कोशों के पूरी समूह में प्रविष्ट होकर इन्हें क्रियाशील बनाती है। वही उन कोशों का धीरे धीरे विकास तब तक करती रहती है जब तक कि दिव्य चेतना का अंश पूर्णतः विकसित होकर समस्त लोगों में सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ न हो जाए। इन सत्यों को अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र से स्पष्ट दिया किया जा सकता है कि इन सत्यों को अगले पृष्ठ पर दिए चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है कि वास्तव में हम यह याद रखना होगा कि इन सत्यों को समझने में हमारी सहायता करने के लिए एक चित्र केवल दो आयाम वाला है और उच्च लोगों की अनुभवातीत वास्तविकता को किसी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। चित्रों, चिन्हों और उपमाओं के प्रयोग में सदैव एक भय रहता है कि हम उनका अनुदित और अत्यधिक प्रयोग करके ऐसे निष्कर्ष न निकाल ले जिनका तत्व में आधार पर कोई औचित्य हो ना हो। ये उन जिसको दिखा है वो उन्होंने ये लिखा है संबंध ये सुल किधर तो चाहिए ना लिखना है। पानी, पानी कैसा दिखता है तो बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? हवा कैसी दिखती है, पानी कैसा दिखता है, ऐसा बोले तो उसके लिए कुछ तो लिखा है ना, ये पानी है इसमें रखा तो पानी ऐसा दिखता है। पानी का कलर क्या है? किसी को पता है पानी का कलर क्या है? कभी सोचा है हमने पानी जिस वो पारदर्शी है पानी। हाँ तो कलर नहीं है उसको। कलर नहीं है उसमें। हाँ, पहले पानी कैसा दिखता है बोले तो नीला भी दिखता है, येलो। जिस कलर जैसे जमीन नीचे हुए अगर बिल्कुल स्वच्छ पानी है ना, तो जो नीचे की जमीन देखती है उस कलर का दिखता है पानी। हाँ, एक मिनट है, तो उसका फोन आ। तो ये है, तो ये जो बताए गए ना, ये यही है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हो सकता है, इसके परे भी हो सकता है, इसके बहुत सारा है, लेकिन किधर तो बोलना पड़ेगा ना, ये ऐसा है, पानी ऐसा है वैसा है। तो कलर नहीं बोल सकते तो पानी को लेकिन हम समझ में, इसमें पानी है समझ में आता है ना। जैसे मैं पानी पीने के लिए लेते तो समझ में आता है इसमें पानी है। तो वैसे हम उसको थोड़ा समझ के आगे जाएंगे। स्थूल क्या है, खनिज क्या है, वनस्पति है, पशु है, मानव है, अति मानव है। तो इसमें क्या दिया है कि भूर लोक है, वासनामय लोक, मनोमय स्वर्ग लोक, बौद्धिक आत्मिक अनुपादक और आदि है। तो वैसे ही मानव का उत्क्रांति हुआ दिखा है, लेकिन वनस्पति का नहीं दिखाया है, खनिज का नहीं दिखाया है, स्थूल नहीं है, पशु का नहीं दिखाया, अति मानव का भी नहीं दिखाया। तो ये थोड़ा सा आयाम दिया है, थोड़ा सा टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा ही है ना, पूर्ण नहीं है ये। इन सत्यों को अगले पृष्ठ पर दिए चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। वास्तव में हम ये याद रखना होगा कि इन सत्यों को समझने में हमारी सहायता करने के लिए एक चित्र केवल दो आयाम वाला है और उच्च लोगों की अनुभवातीत वास्तविकताओं को किसी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। चित्रों, चिन्हों और उपमाओं के प्रयोग से सदैव एक भय रहता है कि उनका अनुदित और अत्यधिक प्रयोग करके ऐसे निष्कर्ष न निकाल ले जिनका तत्व के आधार पर कोई औचित्य हो न हो। ऐसा ही बोला है, तो यही है सत्य है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस चित्र में सौरमंडल के 7 लोग एक ही केंद्र वाले 7 वृत्तों द्वारा दिखाए गए हैं। केंद्र उस सौरमंडल के अधिष्ठाता या ईश्वर का प्रतीक है, या जो अभिव्यक्त काल में व्यक्त सौरमंडल पर अधिशासन करता है। इस चित्र को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है। चित्र में लोगों को वृत्तों के रूप में दिखाया तो गया है, परंतु ये वास्तव में एक दूसरे से अंतर्व्याप्त क्षेत्र है। इस चित्र में सौरमंडल के 7 लोग एक ही केंद्र वाले 7 वृत्तों
वृत्तों द्वारा दिखाए गए हैं। केंद्र उस सौरमंडल के अधिष्ठाता या ईश्वर का प्रतीक है जो अभिव्यक्ति काल में व्यक्त सौरमंडल पर अधिशासन करता है। इस चित्र को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है। चित्र में लोगों को वृत्ति के रूप में दिखाया तो गया है, परंतु ये वास्तव में एक दूसरे में अंतर्व्याप्ति क्षेत्र है। प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्र अपने स्थूलतर क्षेत्र में समाविष्ट एवं अंतर्व्याप्त है। इस प्रकार वृत्त वृत्त या गोले विभिन्न लोगों का आकार बताने के लिए नहीं, वरन उनका स्थान संबंधी संबंध बताने के लिए है। स्थान के संबंध में हमारी चेतना तीन आयामों में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई की अभ्यस्त है, परंतु उच्चतर लोगों में उस तीन में अधिक आयामों में कार्य करना पड़ता है, और इसलिए हमारी चेतना वहाँ वहाँ है, वहाँ की परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकती। यही कारण है कि विभिन्न लोगों में पारस्परिक संबंधों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हमें बड़ी कठिनाई से हो पाती है। वर्तमान में हमारी चेतना अधिकांश स्थूल जगत तक ही सीमित है। ये जगत या लोक स्थूलतम और भ्राम्यतम है, और इस सीमा का भ्रांतियां सर्वाधिक है। जैसे जैसे हम एक ही बात एक आंतरिक लोक में प्रवेश करते हैं, सीमाएं कम होती जाती है, भ्रांति के आवरण क्षीण होते लगते हैं। ओके। और जब हम सबसे व्याप्त और सबके आधार असुरम के अधिष्ठान ईश्वर की चेतना तक पहुंचते हैं, तो ये सीमाएं पूर्णता नष्ट हो जाती है। तो ये एक ऐसा है, ये हमने जो बोला है, ये सब जो दिख रहा है ये है ना, तो हम पानी में हाथ में पकड़ सकते हैं क्या? ये पानी को हाथ में पकड़ने वाली चीज है। आप थोड़ा देर ऐसा देख सकते हैं पानी को हाथ में रखे, लेकिन उसको पकड़ के रख सकते हैं क्या? ये ऐसा ही ज्ञान है हमें। ये जो ज्ञान है ना, वैसा ही जितना हम यूनिवर्स को सिंपल समझते हैं उतना है नहीं, और जितना मुश्किल है उतना वो भी नहीं। तो अपनी अपनी धारणाओं से हम देख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं बस, थोड़े हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो रही है। समुद्र के साइड में जाके हम हाथ हाथ पांव धोते हैं ना, तो वैसा ये प्रकार है। तो समुद्र बहुत बढ़िया है, बड़ा है, तो हम खाली उधर एक कितनी छोटी चीज है, और जितना बड़ा है यूनिवर्स उसके उससे बड़ा अंदर भी है, हमारे हमारे अंदर भी है यूनिवर्स। तो बहुत अणु रेणु के भी अंदर अंदर भी और कुछ है, ऐसा बोला जाता है। तो इतना वो छोटा से छोटा चीज है और बड़ा से बड़ा भी है ना सुप्रिया जी? समझ में आ रहा है? थोड़ा जो है उसको समझ के जाएंगे बस। यही सच है, ऐसा नहीं मानना, और यही झूठ तो नहीं है, लेकिन यही सच है। एक बात है कि जो भी बुक्स लिखी है अभी तक, जो भी बुक्स है, किताबें है, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब भूतकाल है, पास्ट है, वर्तमान नहीं है। इसे हमेशा याद रखना। कल। वर्तमान वर्तमान में केवल ध्यान है सर, हाँ, अभी सही पड़ा। है कुछ नहीं। हाँ, वर्तमान में हम रह सकते हैं थोड़े, अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है बस। अभी एक इस मिनट जो हो गया वो भूतकाल हो गया। आपने जो बोल मेरा दिया वो भी भूतकाल हो गया। मैं क्षमा प्रार्थना प्रार्थी हूँ। हाँ। हम पढ़ ले इसका ज्ञान, इसको हम याद कर ले, ज्ञान में आ जाए। हाँ, ये ये तो ये पढ़ने के बाद तो ज्ञान में आ जाता है। आप। लेकिन ईश्वर को तो केवल ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। यस। ठीक है, धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी गुण विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ना, तो पेज नंबर 10 जी। पे आ गए हम। ये खत्म भी हो सकता है, आज कितना टाइम हो गया, हो जाएगा लेकिन कंटिन्यूस पढ़ा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 2-3 पेजेस पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी बोल सकते हैं हम। पेज नंबर 17 तक है। ठीक है। जीवन ईश्वर से प्रकट होता है और अपनी दिव्य क्षमताओं को विकसित करके फिर उसी में लय हो जाता है। इस बात को चित्र में वृत्तखंडों के बीच तीर
चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। खनिज वर्ग में पहुंचने से पहले जीवन के अवतरण की स्थिति खाली स्थल द्वारा बताई गई है, क्योंकि उन परिस्थितियों का विशेष अध्ययन नहीं हुआ है और वे बहुत कुछ हमारी समझ के परे भी है। फिर भी ये याद रखना उचित ही होगा कि खनिज वर्ग में जिस अधिकांश लोग निम्नतम समझते हैं, पहुंचने से पहले जीवन तीन स्पष्ट और मान्य अवस्थाओं में होकर गुजर लेता है। ये वास्तव में जीवन के अवतरण की अवस्थाएं हैं, विकास के या आरोहण की नहीं। इन अवस्थाओं में जीवन जड़ पदार्थों के अधिकाधिक गहरा प्रविष्ट होता जाता है। उसके पश्चात ही पुनः उसका आरोहण प्रारंभ होता है और ये विकास प्रक्रिया में होकर गुजरता है। अतः अवतरण और आरोहण के चक्र को देखने वाले वृत्त में खनिज वर्ग का स्थान स्थान निम्नतम है। खनिज वर्ग, ओके। इसलिए खनिज वर्ग में ही इसलिए खनिज वर्ग में ही हमें जीवन स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है। इस चित्र में जो वो रेखा अज्ञात और ज्ञात के बीच की सीमा रेखा है। स्थूल जगत में खनिज वर्ग की व्यक्त जीवन अवस्थाओं का अध्ययन हमारे वैज्ञानिकों में काफी अच्छी तरह किया है। उनसे संबंधित नियम रसायन, भौतिक, भूगर्भ और खगोल जैसे विज्ञानों के साहित्य में उपलब्ध है, परंतु जिस खनिज वर्ग का इतना विस्तृत विस्तृत और गहरा अध्ययन विज्ञान ने किया है, उसके कुछ पक्षों की जानकारी में गुण विद्या को कहीं अधिक है, परंतु इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना यहाँ आवश्यक नहीं है। तो हमने जो भी अभी तक देखा है, जो साइंस ने किया है, वो बहुत थोड़ा बहुत है। लेकिन गुण विद्या आप आध्यात्मिक तरह से जाओगे तो उससे भी परे है सब कुछ, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। विकास की अगली अवस्था का क्षेत्र वनस्पति जगत होता है। पहला है खनिज, उसके बाद है वनस्पति। खनिज यानी क्या? पर्वत है, पहाड़ है, जमीन है, वो सब कुछ है, वो खनिज। दूसरा भी है वनस्पति। खनिज के बाद आत्मा जाती है वनस्पति में। विकास की अगली अवस्था का क्षेत्र वनस्पति जगत होता है। खनिज वर्ग की अपेक्षा बाह्य प्रभाव की प्रतिक्रिया इस वर्ग में कुछ अधिक होती है और संवेदन क्षमता थोड़ी अधिक विकसित हो जाती है। संवेदन तो अभी भी अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि संवेदन अनुभव करने वाला वासना शरीर इस अवस्था में भूरलोक या वासनालोक के पदार्थ का एक पिंड मात्र होता है, न कि एक सुव्यवस्थित कोश। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पौधे और वृक्ष सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु बाह्य प्रभाव से उनमें उत्पन्न प्रतिक्रिया एक प्रकार में सुख दुख से मिलती जुलती होती है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि वनस्पति जगत में भी विकास दर से संबंधित विभिन्न अवस्थाएं होती है। इस जगत के अति विकसित सदस्यों की संवेदन क्षमता पशु जगत के निम्नतम सदस्य के संभवित कहीं अधिक होती है। प्रकृति के विभिन्न वर्ग एक दूसरे से बिल्कुल पृथक तो नहीं है, उनमें काफी अंतर्व्याप्ता अंतर्व्याप्ता है। कभी कभी तो ये निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है कि सीमांत रेखा वाला सदस्य किस वर्ग का है। स्थूल जगत के वनस्पति वर्ग का जीवन भी काफी अनुसंधान का विषय रहा है और इसमें इससे संबंधित नियम तथा तथ्य वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो वनस्पति जगत है ना, वो प्लांट, तो वैसा भी बोला जाता है कि जो वनस्पति है, पेड़ है, वो सब ध्यानस्थ बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं बोला जाता है। उनकी जड़ें नीचे रहती है, ऊपर उनकी डालियां रहती है, लेकिन उनका ये भी बोला जाता है कि प्रैक्टिकली कि उनका जो संवाद है वो रूट से होता है। जमीन में रूट्स रहते हैं ना, तो उससे वो संवाद संवाद करते हैं, इतना गहरा है। तो उनका भी जीव है, लेकिन वो उनको भी सुख दुख होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। उनको ये और एक बोला जाता है कि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं रहता है। हमें कुछ किसने ये चींटी ने काटा, किसी ने ऐसा टच किया तो समझ में आता है। तो ये कैसे आता है कि किसका इसका कारण क्या है? उनमें नर्वस सिस्टम नहीं रहता, ऐसा बोला जाता है। पेन नहीं है उनको, वनस्पति, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है। वनस्पति जगत में जीवन खनिज वर्ग की अपेक्षा निश्चित ही अधिक विकसित होता है, परंतु पेड़ पौधों की जड़ों के एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजक प्रभावों की विविधता बहुत ही सीमित हो जाती है।
पशु जगत की अगली अवस्था में ये बंधन समाप्त हो जाता है और घूमने फिरने का क्षमता से पशुओं के लिए अनेक अनेक और विविध प्रकार के अनुभव के द्वार खुल जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार जीवन के विकास की गति काफी तीव्र हो जाती है। संभवतः इसलिए उच्च वर्ग के पशुओं में संवेदन अनुभव करने की क्षमता ही नहीं, मानसिक क्रिया का प्रारंभ भी देखने को मिलता है। संभवतः इसलिए उच्च वर्ग के पक्षियों में संवेदन अनुभव करने की क्षमता ही नहीं, मानसिक क्रिया का प्रारंभ भी देखने को मिलता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पशुओं की वासना शरीर और उनकी स्नायु प्रणाली काफी सुव्यवस्थित है। ये सुप्रिया जी कुछ बोलना चाहते हो? सुप्रिया जी, हाँ सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बोलो। आप म्यूट करके रखो फिर। हाँ हाँ हाँ, आप देखना है म्यूट है क्या नहीं हमेशा। तो संभवतः इसलिए हाँ ये बताना आवश्यक है कि पशुओं की वासना शरीर और उनकी स्नायु प्रणाली काफी सुव्यवस्थित होती है, इसलिए सुख दुख अनुभव करने करने की क्षमता उनमें काफी विकसित हो जाती है। यही कारण है कि स्थूल शरीर पर की गई चोट का पशु तीव्र अनुभव करता है, भले ही वह अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाए। जो लोग अपने भोजन अथवा मनोरंजन के लिए पशुओं को कष्ट देते या दिलवाते हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, दूसरों को दिया गया कष्ट देर सबेर अनिर्वायत कष्टदाता पर ही लौटकर आता है। तो नॉनवेज नहीं खाना है, पशुओं को नहीं खाना है, ऐसा बोल रहे हैं। जो कर्म के सर्वव्यापी नियम है, अनिविद्ध है अथवा अपने गलत कार्य के लिए उचित बहाना ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके लिए नियम कार्य करना बंद नहीं कर देता। यदि लोग मात्र इतना ज्ञान जान पाते कि पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण और क्रूर व्यवहार से वे अपने लिए कितने भयानक कष्टों का संग्रह कर रहे हैं, तो केवल कंधा झटक ऐसे अरुचिकर विषयों पर विचार ही न करने की तथा गैर जिम्मेदारी के साथ दुर्व्यवहार करते रहने रहने की उनकी प्रवृत्ति संभवतः कम हो जाती। तो जो हम पशुओं को अलग अलग तकलीफें देते हैं, खाते हैं, तकलीफ देते हैं, वो हमेशा अपने को भी वापस लौट के आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। यस, बढ़िया है ना बुक? और 2 पेजेस है, जल्दी खत्म हुआ तो थोड़ा मैं आपको देता हूँ लास्ट को, तो फटाफट पढ़ना है इसलिए पढ़ रहा हूँ। समझ में है तो आ रहा है, इजी है ना? यस। गुड, क्या बाद में पेज नंबर 12 पे है। खनिज वनस्पति और पशु रोगों में विकास प्रक्रिया को सुस्पष्ट करना गुण विद्या का एक महत्वपूर्ण योगदान है। असामान्य दृष्टि द्वारा उच्च लोगों पर खोज करने से पता चला है कि मनुष्य की अपेक्षा इन निम्नतर अवस्था में विकास की प्रक्रिया में एक मूलभूत अंतर है। वह अंतर यह है कि मनुष्य की भांति इन वर्गों में प्रत्येक शरीर का एक अलग जीवात्मा नहीं होता। एक जाति के सभी स्थूल शरीर का समय एक समूह जीवात्मा ग्रुप सोल के संबंधित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर एक आत्मा रहता है, तो पशुओं में ऐसा नहीं था, तो उनका ग्रुप अभी 10 है, 15 है। 10 कुत्तों में एक आत्मा रहती है, 100 पेड़ों में एक आत्मा रहती है, पूरे एक पर्वत में एक आत्मा रहती है। ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा बोल रहे हो। ये समूह जीवात्मा उन समस्त शरीरों के द्वारा अनुभव का संग्रहालय तथा उन शरीरों को ज्ञान और शक्ति प्रदान करने वाला जीवन होता है। सामूहिक विकास की ये रोचक बातें पशु और पौधे के जीवन में संबंधित बहुत सारी समस्या स्पष्ट होती है। साथ ही ये भी बड़ी सुंदरता से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए किन विलक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये प्रश्न प्रस्तुत विषय में संबंधित नहीं है, अतः इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम मानव वर्ग का विवेचन करेंगे, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम उससे मुख्यतः संबंधित है। तो ये खनिज हो गया, वनस्पति हो गया। अभी मानव के बारे में जानेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। तो सामान्य रूप से देखने पर यह लगता है कि मानवीय अवस्था उससे पूर्व की अवस्थाओं का एक अविच्छिन्न कर्म ही है। कुछ अर्थों में एक कर्म ऐसा है भी, फिर भी यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन जब इस अवस्थाओं में प्रवेश करता है तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन मानवीय अवस्था के जीवन को पशु वर्ग के जीवन में सर्वथा भिन्न बना देता है। अत्यंत संक्षेप में ये परिवर्तन कारण शरीर का निर्माण है। कारण शरीर के एक व्यक्ति का जीवात्मा का बाह्यतम कोश होता है। इससे ईश्वरीय जीवन ऊपर से सीधा अवतरित होता है और इसके माध्यम से अब अब वो अधिक गतिमान होकर कार्य करना प्रारंभ करता है। शिव से प्राप्त इस नए दिव्य तत्व का मनुष्य में प्रवेश होने से भी, जो कि वनस्पति या पशु में नहीं होता, मनुष्य में एक विशेष क्षमता का आविर्भाव होता है। इसे मनोविज्ञान में आत्मचेतना कहते हैं। ओके, इसे आत्मचेतना कहते हैं। उसी के कारण मानवीय और अतिमानवीय अवस्था में दिव्य जीवन का तीव्र और अत्यधिक विकास संबंध हो पाता है। जीवन अब दिव्य चेतना की एक विशिष्ट इकाई हो जाता है। इस चेतना के विकास का एक विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है। नहीं लगेगा? ठीक है, चलो आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे रामप्रसाद जी, और फिर रुकेंगे फिर। हम्म। मनुष्य जीवन की प्रारंभिक अवस्थाएं असभ्य, अर्धसभ्य और सम परिस्थितियों में होकर गुजरती है। सभी प्रकार की परिस्थितियां में मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। अपने स्वयं के विचारों, वासनाओं और कर्मों से निर्मित विभिन्न परिस्थितियों में वह पुनर्जन्म लेता है और प्राप्त अनुभवों से उसके वासना और मनोमय कोष धीरे धीरे विकसित होते हैं। उसकी भावनाओं और आवेगों से उसका वासना वासना शरीर विकसित होता है। मूर्त विषय वस्तुओं से विचार से मूर्त विषय वस्तुओं के विचार से उसका निम्न मनोमय कोष विकसित होता है। कारण शरीर या विज्ञानमय कोष में कार्य करने वाला मन उच्चतर बातों एवं अमूर्त विषयों पर विचार करने से विकसित होता है। संसार में सभ्य लोगों में से अधिकांश विकास की उस अवस्था को पहुंच गए हैं जहां उसका वासना शरीर तो काफी विकसित हो चुका है। निम्न मानस भी थोड़ा विकसित हुआ है, परंतु केवल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों और महान विचारकों का कारण शरीर ही सच्चे अर्थों में क्रियाशील कहा जा सकता। ठीक है सर, थैंक यू। इधर ही रुकेंगे, ठीक है? ये नहीं हो जाएगा, जान आराम से करें। 9:49 हो गए, जल्दी खत्म तो करें। एक पैराग्राफ और पढ़ूं सर? और पढ़ना है? पढ़िए। एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। पढ़िए, एक ही पढ़िए, उसके आगे मत जाइए। ठीक है। अनेक जीवनों में जब व्यक्ति सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे उच्च बातों पर विचार करने लगता है तथा उसका जीवन पवित्र और स्वार्थ रहित हो जाता है, तो बुद्धि लोक वाले उसके अगले कोष का विकास भी धीरे धीरे प्रारंभ होता है। इस लोक से मन में प्राप्त प्रकाश को ही विवेक कहा जाता है।
मनुष्य तब आध्यात्मिक सत्यों में रस लेने लगता है और उसकी अपनी अंतर अंतर प्रज्ञा से जान लेता है, चाहे उसके पास इसके प्रमाण हो ना हो। बुद्धि या अंतः प्रज्ञा प्रज्ञा वह शक्ति है जिसकी सहायता से समस्त आध्यात्मिक सत्यों का बोध होता है। इसके विकसित हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रगति कर ही नहीं सकता। जिस क्षेत्र में विचार शक्ति की पहुंच ही नहीं है, वहां वह वहां वह किस काम की। ठीक है, थैंक यू सर। रुकेंगे सर, फिर जी जी। कल करेंगे। चलो, ध्यान के लिए बैठना है, आराम से बैठे। और आराम से बैठना है। ये बोल रहा था सर, हाँ आप जो जो बुक्स बुलाई हैं उनका आप लिख के भेज दें, उसको तो फिर मैं उनको भेज दूंगा कि ये बुक्स दे दें। ठीक है, मैं देख के देता हूँ, वही चिट्ठी देता हूँ। मैंने गिना नहीं कौन सा बुक दे रहे, जो ले रहा है वो। हेलो सर। हाँ विक्रम सर। हाँ। मैंने उनको पे किया है 210। उनको, हाँ उन्होंने मेरे को एक एड्रेस भेजा था, हेमंत यादव करके। हाँ। उनका बेटे का नाम है हेमंत यादव। उनके बैंक उनके बैंक अकाउंट में मैं पे किया। ठीक है, मिलेगा, देखेंगे। हाँ। हम्म, ठीक है, आराम से ध्यान के लिए बैठिए। सांसों पे ध्यान देना है हमें, जो होता है उसे होने दीजिए, बस आराम से करना है। सांसों के ऊपर ध्यान देना है, बैठ जाना है बस। आवाज आ रही है? अरे सर, ठीक है, आराम से बैठो।
लाइट करोगे?
ग्रॅटिट्यूड द्यायचंय, स्वतःला थँक्यू म्हणायचं. खुद की सासों को भी थैंक यू बोलना है, अपने कर्मों को थैंक यू बोलना है, सभी मरीज लोगों के लिए थैंक यू बोलना है, सभी को थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है, अपने सभी रिश्तों को थैंक यू बोलना है, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और धीरे धीरे बाहर आना है. पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1. और आप सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू. आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं. सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद. यस, राम प्रसाद जी बोलिए. आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन. शरीर में ऊर्जा रही, हम्म. विचार का क्रम नहीं टूट पाया आज, हम्म. बस। ठीक है, कल अच्छा करेंगे फिर से और अच्छा करेंगे. ठीक है. यस, संदीप जी जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है. है सर। संदीप जी जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है डेली. हाँ. जी, कल भी जुड़े थे सर, परसों भी जुड़े थे। हाँ, हाँ। वेरी असर हो जाएगा धीरे धीरे. यस, है ना. ठीक है. यस, योगिता जी आपको कुछ बोलना है. यस. आत्मवंदन मास्टर. आत्मवंदन. आत्मवंदन बोला. नाही तर मी नव्हती, कारण गावाला होते 4-5 दिवस. ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम. कल से जुड़िए. नाही, कालपासून होते. हाँ, ठीक है. थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू. सभी को थैंक यू. किसी को जो ये ग्रुप में डालिए और कल मिलेंगे फिर 9 बजे. ठीक है. थैंक यू. शुभ रात्रि सभी को. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि.